डीएसए को जब हम स्टार्ट करते हैं उसके बाद हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्वेश्चंस नहीं होते, लॉजिक नहीं बनता है। ये सारी चीज़ों का ना एक सोल्यूशन ये होता है कि हम लैडर तो चढ़ रहे हैं बट हम ना स्टेप वाइज नहीं चढ़ रहे। जैसे हम स्टेप 1 के बाद सीधा स्टेप 5 पे आ रहे हैं। हर एक चीज़ का एक बेबी स्टेप होता है। अगर तुम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम पढ़ रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें क्या चीज़ कैसे पढ़नी है, ताकि तुम अपने लॉजिक को धीरे धीरे बिल्ड करते हुए आगे बढ़ो एंड यू विल एस डीएसए। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं जो रोड मैप मैंने फॉलो करा था अपने कॉलेज टाइम पे, ताकि तुम सब भी उस चीज़ को फॉलो कर सके। मतलब तुम इधर उधर ना भागो, कोई रैंडम टॉपिक्स ना पढ़ने लगो, तुम सीक्वेंस में चलो, तुम्हें पता हो कि तुम जो चीज़ पढ़ रहे हो उसका यूज़ क्या है, तुम उसको आगे कैसे यूज़ करोगे। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Nancy Solanki. I'm a software engineer at Microsoft and in today's video I'm covering the ultimate roadmap for DSA. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अज्यूम कर रही हूँ कि तुमने एक लैंग्वेज पिक कर लिया जिसमें तुमने इफ़, एल्स, फॉर लूप्स, पैटर्न प्रॉब्लम्स वगैरह ये चीज़ें कर रखी है। तो अब हम सीधा डीएसए की ही बात करेंगे और इधर उधर कुछ और फालतू फोकस नहीं होगा इस वीडियो में। अगर मैं सीक्वेंस की बात करूँ, किस सीक्वेंस में हमें डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है, तो सबसे पहले आता है एरेज, फिर आता है लिंक लिस्ट, फिर स्टैक, क्यूज। उसके बाद तुम्हें बाइनरी ट्रीज, हैश टेबल, हीप्स, ग्राफ, ट्राइस एंड यूनियन फाइंड। ये एक सीक्वेंस है जिसको तुम्हें फॉलो करना है अपना रोड मैप में, यानी इस सीक्वेंस में तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स को कवर करना है। दूसरी चीज़, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर जब तुम सीख रहे हो, तुम्हें ये चीज़ आनी चाहिए कि उसमें इंसर्ट कैसे करते हैं, उसमें कोई डिलीट ऑपरेशन कैसे करते हैं, उसमें सर्च ऑपरेशन कैसे करते हैं, उन सब के बेस्ट केस क्या हो सकते हैं, उन सब के वर्स्ट केस क्या हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें तुम्हें किसी भी डेटा स्ट्रक्चर्स में जो भी तुम उठा रहे हो उसमें इन चीज़ों को तुम्हें अच्छे से समझना है, कोड करना है कि तुम्हारी ये चीज़ें टिप्स पे हो। जब ये डेटा स्ट्रक्चर्स तुम्हारे कवर हो जाएंगे, इसके बाद आते हैं तुम्हारे एल्गोरिदम्स। इतने सारे एल्गोरिदम्स हैं डीएसए में, बट हमें सिर्फ वही करना है जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और जिनसे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हमें अपनी रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखना है कि हम ज़्यादा फालतू टाइम भी उन एल्गोरिदम्स पे ना लगाए जो पूछे ही नहीं जाते हैं क्वेश्चंस में, उनके क्वेश्चंस बहुत कम हैं। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एल्गोरिदम्स पे ध्यान देना है जिससे मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। फॉर एग्जाम्पल डीपी, बाइनरी सर्च, 2 पॉइंटर, स्लाइडिंग विंडो, बैक ट्रैकिंग, ये जो सारी चीज़ें, ये जो एल्गोरिदम्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा मैं डिटेल में और डिस्कस करूँगी आगे कि कौन कौन से और एल्गोरिदम्स हैं जिसमें हमें मास्टरी करनी है, बट टॉप 5 to 6 यही होंगे। कभी भी डेटा स्ट्रक्चर का कोई भी कॉन्सेप्ट को स्किप मत करो कि यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेट इट भी, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ अगर एक नहीं पढ़ा तो बाकी क्वेश्चंस उस पर थोड़ी डिपेंडेंट होंगे? ऐसा नहीं होता। नहीं समझ में आ रहा, किसी दूसरी प्लेलिस्ट पे जाओ, पर उसको समझ के आओ, उसको सीख के आओ, उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आओ, क्योंकि डीएसए में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे के समझने से ही चलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मुझे ट्रीज़ पढ़ना है, मुझे ट्रीज़ के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, बट जब मैंने रिकर्जन पढ़ा था मुझे रिकर्जन समझ में नहीं आया, तो मैंने बस उसको स्किप कर दिया। मैंने उसको डेप्थ में सीखने की कोशिश नहीं की, मैंने उसको समझने की कोशिश ही नहीं करी। तो क्या मैं ट्रीज़ कर पाऊँगी? नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वो बिल्कुल ही डिपेंडेंट है रिकर्जन पे। जिसको रिकर्जन आता है उसके लिए ट्रीज़ बहुत आसान है, पर जिसको रिकर्जन समझ में नहीं आया वो ट्रीज़ को समझ ही नहीं पाएगा। जब मैं रिसोर्सेज देख रही थी, एट द सेम टाइम मुझे कोड शेफ की बहुत अमेजिंग शीट मिली थी जिसमें उन्होंने हर एक डेटा स्ट्रक्चर के कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं कि तुम्हें उस डेटा स्ट्रक्चर को एंड टू एंड समझ में आ जाए और तुम उसको किसी भी वेरिएंट में सॉल्व कर सको। उस शीट को फॉलो कर लेना। इनिशियल प्रैक्टिस के लिए वो शीट बहुत अच्छी है, स्टेप बाय स्टेप है। और एक चीज़ बहुत अच्छी है उस शीट में कि ऐसा नहीं है कि ABC की जगह ACB के फॉर्म में तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा रखा है। बिल्कुल सीक्वेंस में है कि अगर तुम ऐसे सीक्वेंस में चलोगे तो तुम्हें आगे वाले डेटा स्ट्रक्चर्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे इनिशियल जो तुम्हारी बिल्डिंग की जो नींव है वो स्ट्रांग है और तुम उसको कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल, इस शीट में रिकर्जन पहले पढ़ाया हुआ है, फिर ट्रीज पढ़ाया हुआ है, नॉट कि मतलब रैंडमली डीपी लगा दिया, कहीं पे कोई भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस डाल दिए। सीक्वेंस में चलो, सीक्वेंस में इसको फॉलो करो। बहुत अच्छी शीट है, मज़ा आएगा करने में। एक चीज़ का जो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हैं, सबसे पहले ये नहीं है कि हम बिगिनर्स हमेशा यही गलती करते हैं, मैंने खुद ने ये गलती की थी, सीधा कोड पे जंप करना नहीं। अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाओ लॉजिक बिल्ड करने में, पेन पेपर लेके बैठो, उसको सॉल्व करो। जब तक तुम्हारा पेन पेपर पे वो क्वेश्चन एंड टू एंड सॉल्व नहीं हो जाता सारे एज केसेस पे,
कीबोर्ड को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना टाइम तुम अपने ब्रेन को यूज़ करोगे ना लॉजिक बनाने में, उतना स्ट्रांग तुम्हारा लॉजिक होगा, उतनी आसानी से तुमसे आगे क्वेश्चंस होंगे। कोड पे जंप करना इज़ नॉट अ गुड अप्रोच एट ऑल, क्योंकि हमें अपने लॉजिक बिल्ड करने पे है। कोई ये नहीं देख रहा कि तुमने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं इंटरव्यू में, कि अगर भाई इसने 500 क्वेश्चन सॉल्व करे, इसको आगे बढ़ाएंगे। नहीं, सब ये देखेंगे कि अगर मैंने इंटरव्यू में इससे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, क्या ये पर्सन उसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है पैटर्न्स ढूंढने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए तुमने एक क्वेश्चन पढ़ा, तुमने उसको किया, लेट इट बी, फिर तुमने दूसरा क्वेश्चन करा, उसको किया, ख़त्म किया। नहीं, समझो कि भाई कोई एल्गोरिदम जो है वो किस टाइप के क्वेश्चंस पे यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक एरे लिंक लिस्ट दिया हुआ है, कोई भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दिया हुआ है और मुझे उसमें पेयर्स बनाने हैं, ट्रिपलेट्स बनाने हैं, उनको साथ में कंपेयर करते हुए चलना है, तो बिल्कुल मैं समझ जाऊंगी यहाँ पे तो 2 पॉइंटर्स लगेगा। क्योंकि अगर तुम उस टाइप के क्वेश्चंस करते रहोगे ना, तुम्हें आइडिया आएगा कि ये 2 पॉइंटर्स वाला एल्गोरिदम कहाँ यूज़ होता है। और जैसे तुम कभी भी अगर तुम उस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, कितने ही वेरिएशंस में आ जाए, तुम्हें पता होगा कि भाई कुछ नहीं कर रहा है, बस पेयर बनाना है, कंपेयर करना है, 2 पॉइंटर्स लगेगा। एक और एग्जांपल देती हूँ। अगर हम स्लाइडिंग विंडो की बात करें, किसी भी एरे में, लिंक लिस्ट में मुझे सब एरे बनाना है, कोई सीक्वेंस सब सीक्वेंस बनाना है, उसका सब सीक्वेंस का मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी निकालना है, तो स्लाइडिंग विंडो इज़ द की। ऐसे ऐसे ना तुम पैटर्न सीख लोगे और अपने आप सीख भी जाओगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे ना, तुम्हें चीज़ें आती रहेगी। बट कोई भी क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें कोई एल्गोरिदम लग रहा है, उस चीज़ को तुम्हें पकड़ना सीखना होगा कि अच्छा ये पैटर्न है, ऐसे कुछ मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है किसी सब एरे में। तो स्लाइडिंग विंडो हमेशा इन क्वेश्चंस पे लगता है। उस चीज़ की बेशक एक लिस्ट बना लो कि कहाँ कहाँ पे तुम्हें लगता है, कैसे पैटर्न्स पे कौन कौन सा एल्गोरिदम लग रहा है, और उस शीट को ना अपनी को याद कर लो। कितनी भी वेरिएशंस आ जाए क्वेश्चन की, तुम कर लोगे। अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूँ कि कौन सी प्लेलिस्ट फॉलो करनी है, जावा के लिए कौन सी, पाइथन के लिए कौन सी, सी प्लस प्लस के लिए कौन सी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ से पढ़ना है, उसके लिए मैंने जस्ट वीडियो बनाई थी डीएसए के फ्री रिसोर्सेज, लाइक एब्सोल्युटली फ्री रिसोर्सेज। इस वीडियो को देखने के बाद उसको ज़रूर देखना है ताकि तुम पढ़ना स्टार्ट कर सको। एंड अगर तुम्हें कोई भी डाउट आता है, कोई भी इश्यूज़ आता है, नीचे कमेंट करो। कोई अगर तुम्हें प्रॉब्लम फेस हो रही है कि मेरा लॉजिक नहीं बन रहा, मैं हमेशा क्वेश्चन अटैम्प्ट करता हूँ, मेरे साथ ये इशू आता है, तो उसको नीचे कमेंट करो, मैं सबका रिप्लाई करने का आंसर करूँगी। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।